21 मार्च की रात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा उनके रेजिडेंस से गिरफ्तार कर लिया जाता है। Big breaking story right now, Arvind Kejriwal has been arrested. देश में पहली बार ऐसा होता है कि किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को पद पे रहते हुए अरेस्ट किया गया हो। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर ईडी ने 292 करोड़ का करप्शन चार्ज लगाया है। 2011 में जो अरविंद केजरीवाल एंटी करप्शन के धरने पर बैठे हुए थे, आज वही करप्शन के केस में सलाखों के पीछे हैं। ये कैसा न्याय है इस देश के अंदर? आप भ्रष्टाचार करें, देश को लूटें, ये बात हम नहीं मानने वाले। हमारे को मंजूर नहीं है इस तरह की बात। क्या लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह से दिल्ली के सीएम का अरेस्ट होना रूलिंग पार्टी की कोई प्लानिंग है? क्या सच में वो पार्टी जो आम आदमी के लिए खड़े रहने की बात करती थी, आदमी की पीड़ा, गरीब लोगों का 15-15 हजार रुपए का बिल आ रहा है, उसने इतना बड़ा स्कैम किया है? आइए आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ये दिल्ली लिकर स्कैम क्या है और इसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का क्या रोल है। Manish Sisodia, who's also the Deputy Chief Minister, was arrested by central agencies last evening on charges of corruption. बीजेपी लगा रही है, सीबीआई नहीं लगा रही है। 2021 में दिल्ली सरकार ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए लिकर पॉलिसी में एक नया बदलाव लाया। इस पॉलिसी का नाम दिल्ली एक्साइज पॉलिसी 2021-22 था। इस पॉलिसी को आम आदमी पार्टी ने रिफॉर्म इन रेवेन्यू और रिटेल लिकर सेक्टर में सुधार करने के लिए पेश किया था। कुछ महीनों बाद ही अपोजिशन पार्टीज ने ये क्लेम किया कि आम आदमी पार्टी ने इस पॉलिसी में करोड़ों का स्कैम किया है। बाद में आम आदमी पार्टी इस पॉलिसी को वापस ले लेती है और पुरानी पॉलिसी को फिर से कंटिन्यू कर दिया जाता है। अब ईडी इस स्कैम की जांच पड़ताल शुरू करती है, जिसके नतीजे के तौर पे वो कोर्ट को बताती है कि इस पॉलिसी में आम आदमी पार्टी ने लगभग 292 करोड़ का स्कैम किया है। दिल्ली लिकर पॉलिसी 2021 से 2022 में जब पेश की गई तो इस पॉलिसी से प्राइवेट कंपनियों और एंटरप्राइजेस कंपनियों की इस लिकर इंडस्ट्री में एंट्री होती है। दिल्ली लिकर पॉलिसी नवंबर 2021 में लागू की जाती है। इस पॉलिसी से पहले दिल्ली में शराब की 864 दुकानें थी, जिनमें से 475 गवर्नमेंट की थी। लेकिन नई पॉलिसी के तहत सरकार शराब का कारोबार पूरी तरीके से प्राइवेट हाथों में सौंप देती है, जिससे दिल्ली सरकार को 9,500 करोड़ रुपयों का फायदा होता है। पूरे दिल्ली को 32 जोन्स में कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें 8 से 10 वार्ड शामिल होते हैं, जिसमें से हर वार्ड में लगभग 27 आउटलेट्स होते हैं, जिसका मतलब था कि हर म्युनिसिपल वार्ड में 2 से 3 शराब की दुकानें होंगी। इस बिल को आगे गवर्नर के साइन के लिए भेजा गया, जिसे गवर्नर ने कुछ विशेष क्षेत्र में कुछ विशेष शर्तों के साथ पारित किया। प्राइवेट शराब की दुकानों ने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एमआरपी पर कुछ % की छूट देना शुरू कर दिया और उन्हें सुबह 3 बजे तक शराब की डिलीवरी करने की परमिशन भी प्रोवाइड की गई। व्यापारियों को उनकी इच्छा के अनुसार 30 करोड़ की छूट भी दी गई। पर सरकार पर एलिगेशंस लगाए गए कि सरकार ने पैसे लेकर के सारे लाइसेंस बेच दिए हैं और सरकार ने एक्साइज डिपार्टमेंट को पूरी तरह से निजी कंपनियों और बिजनेस एजेंसीज के हवाले कर दिया है। ये भी कहा गया कि सरकार द्वारा शराब लाइसेंस ऑनर्स को उनकी मर्जी के मुताबिक एक्सटेंशंस दिए गए हैं। इन सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं और लगातार 2 बार पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्हें 9 बार ईडी की तरफ से समन भेजा जाता है, पर वो उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं और फिर ईडी 10वें समन के साथ खुद पहुंच जाती है और उनके आवाज पर ही 2 घंटे पूछताछ करती है और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। 6 दिन की कस्टडी के बाद दिल्ली कोर्ट फ्राइडे को केजरीवाल का कस्टडी टाइम बढ़ाकर 1 अप्रैल तक कर देती है और 1 अप्रैल की सुबह कोर्ट प्रोसीडिंग में ईडी बताती है कि केजरीवाल इन्वेस्टिगेशन के दौरान अनकोऑपरेटिव थे और उन्होंने अपने डिजिटल डिवाइसेस का पासवर्ड भी शेयर करने से मना कर दिया, जिस वजह से कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया। अब केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 2 में ही रहने वाले हैं। 6 सितंबर 2022 को इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी ने देश भर में 40 जगह पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसमें मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया था। इन आरोपों से जुड़े निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के प्रीमाइसेस की जांच की गई। इस दिल्ली लिकर स्कैम मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें सबसे बड़े और फेमस नाम अरविंद केजरीवाल, के कविता, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र कुमार जैन हैं। अरविंद केजरीवाल अरेस्ट से पहले ईडी को एक लेटर लिखते हैं, जहां वो कहते हैं कि बीजेपी सरकार ईडी को यूज कर रही है उनको टारगेट करने के लिए, ताकि वो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग ना कर पाए। 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, ईडी के 95% केसेस अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ही रहे हैं। टोटल 121 केसेस पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ हुए हैं।
जिनमें से 115 अपोजिशन लीडर्स के खिलाफ थे। और ऐसे लीडर्स जो पहले किसी स्कैम या घोटाले से जुड़े हुए थे, वो जब बीजेपी या उनके अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये केसेस अचानक रोक दिए जाते हैं। जैसे प्रफुल्ल पटेल, जिन पे करप्शन का भारी आरोप लगाया गया था, पर जैसे ही वो बीजेपी की अलायंस ज्वाइन करते हैं, जो भी केस सीबीआई उनके खिलाफ चला रही थी उसे बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही हुआ था सुवेंद्र अधिकारी के साथ, जिनको 2017 में कई बार ईडी ने समन दिया जब वो कांग्रेस के साथ थे, पर जब उनकी एंट्री बीजेपी में हुई केस में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की गई। ऐसा ही हुआ था भवानी गवाली, अशोक चौहान, छगन भुजबल, प्रताप समायक और कई और लीडर्स के साथ। ये केसेस ये दर्शाते हैं कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। एज एन वोटर आपको और हमें ये सोचने और समझने का पूरा हक है कि आखिर इस पॉलिटिकल घमासान में कौन सही है और कौन गलत। कुछ सवाल हैं जो हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज से जरूर पूछने चाहिए। पहला कि अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट होते ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है, जबकि कांग्रेस प्रेसिडेंट चौधरी अनिल कुमार ने 3 जून 2022 में दिल्ली लिकर स्कैम के अगेंस्ट आम आदमी पार्टी लीडिंग दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ दिल्ली पुलिस में केस दर्ज करवाया था। तो अब राहुल गांधी उनके सपोर्ट में क्यों खड़े हो रहे हैं? दूसरा, आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिसी में ऐसे चेंजेस क्यों लेकर आई जिसका फायदा सीधे तौर पर बिजनेसेस को मिला? तीसरा, बीजेपी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहिए कि 95% ईडी के केसेस अपोजिशन के खिलाफ ही क्यों हो रहे हैं?